तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर 2025 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही सॉलिड साउथ इंडियन क्राइम मूवी को जिसका नाम है आर्यन। ये मूवी एंड तक आपको कंफ्यूज रखती है क्योंकि लास्ट मोमेंट तक समझ ही नहीं आता कि असली विलन जो है हमारा वो चाहता क्या था। फिल्म का एटमॉस्फेयर काफ़ी मिस्टीरियस है और देखने में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी डब भी मिल जाता है, लेकिन मैंने पर्सनली इसे अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखा था क्योंकि ओरिजिनल वर्जन में जो परफॉर्मेंस और इमोशंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। डब वर्जन में वो थोड़ा सा फीलिंग जो है वो मूवी का इधर उधर हो जाता है। वैसे अगर आपने मैंने रिसेंटली ही एक वीडियो पोस्ट करी है द विशियस मूवी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की कहानी टोटल 6 दिन में सेट है। ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी किसी और आदमी को जंगल में लेकर जाता है और उसके शरीर पर आग लगा देता है और वहां से क्वाइटली निकल जाता है। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है 8 अप्रैल जो होता है डे 1। यहाँ हम एक जर्नलिज्म चैनल देखते हैं जिनका नाम होता है बिग विजन टीवी। आज उनके शो पर आने वाला होता है एक पॉलिटिशियन जिसका नाम था अशोक। पूरा स्टाफ शो की तैयारी कर रहा होता है और तब चैनल के सीनियर इंचार्ज हरी जो होते हैं वो शो की होस्ट नैना को बताते हैं कि अशोक आज शो पर नहीं आएगा। ये सुनते ही नैना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि सारी प्रिपरेशंस ऑलरेडी हो चुकी थी। हरी तब बताता है कि उनके पास एक गेस्ट है कैलाश जो कि फिल्म इंडस्ट्री का एक राइजिंग स्टार है, लेकिन नैना इसके लिए मना कर देती है क्योंकि कैलाश पर कई सारे सीरियस केसेस लगे हुए होते हैं इंक्लूडिंग हरेसमेंट। हरी नैना को कन्विंस करता है कि वही सब सवाल पूछना जिससे कंट्रोवर्सी हो और शो की टीआरपी अपनी बढ़नी चाहिए। नैना को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि कैलाश सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए शो को यूज करेगा, लेकिन एंड में वो मान जाती है और शो स्टार्ट होता है। इसी बीच हम एक आम आदमी को देखते हैं जिनका नाम होता है अलगार। अलगार अपनी डेली रूटीन को फॉलो करता है, जैसे नहाना, भगवान की पूजा करना, खाना पीना। फिर वो घर से निकलता है, दरवाजे पर ताला लगाता है और चाबी वहीं फेंक देता है। अब सीन वापस से लाइव शो पर कट होता है। नैना कैलाश से उसके केसेस के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती है। कैलाश अपनी इमेज बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि चाहे जितने भी केसेस हो पब्लिक उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तब ऑडियंस में से एक आदमी खड़ा होता है और बोलता है पब्लिक तो बहुत ज्यादा पागल है। ये आदमी कोई और नहीं होता, अलगार ही होता है। ऑडियंस हंसने लगती है और कैलाश नैना से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। नैना कामली बोलती है कि ये ऑडियंस है और आपको इन्हें जवाब देना पड़ेगा। कैलाश बोलता है कि वो इतना बुरा ही होता तो गवर्नमेंट उसको अवार्ड्स क्यों देती। इस पर अलगार बोलता है कि पैसे देकर तो गधे को भी अवार्ड दिलवाया जा सकता है। पूरे स्टूडियो में साइलेंस छा जाता है और हमारे जो हीरो साहब होते हैं उनका गंदा वाला ब्रूटल रोस्ट हो चुका होता है। अलगार स्टेज पर आने लगता है। नैना उसे सीट से ही बात करने के लिए कहती है, लेकिन अलगार तो आज एकदम फुल ऑन मूड में आया था वहां पर। उसका रोस्ट कैलाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कैलाश गुस्से में शो को छोड़कर जाने लगता है तो अलगार उसे रोकने के लिए कहता है और कैलाश वहां पर नहीं मानता और अगले ही मोमेंट अलगार उसके पैर में सीधा गोली मार देता है। स्टूडियो में एकदम केओस मच जाता है। ऑडियंस और मैनेजमेंट भागने लगते हैं, इधर उधर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अलगार सबको रोककर बोलता है कि कोई भी आज यहाँ से नहीं जाएगा। नैना कहती है कि हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि कैलाश का बहुत सारा खून बह रहा है। अलगार टॉन्ट मारता है और कहता है कि हीरो है ना, खुद ही अपना खून रोक लेगा। फिर भी वो कैलाश के पास जाकर उसे कपड़ा देता है उसकी ब्लीडिंग पर बांधने के लिए और साथ ही साथ बोलता है आज तुम नहीं मरोगे, लेकिन यहाँ पर कोई एक और है जो 1 घंटे के अंदर मरने वाला है। मीनवाइल पुलिस बिल्डिंग के बाहर आ चुकी होती है और यहाँ पर डीसीपी कबीर को देखते हैं हम। कबीर सिक्योरिटी से पूछता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये आदमी गन कहाँ से लाया। सिक्योरिटी वाला इंसान बोलता है कि अलगार गन लेकर नहीं आया था, लेकिन वो एक छाता लेकर जरूर आया था। कबीर को ये बात बहुत अजीब सी लगती है क्योंकि बाहर बारिश हो भी नहीं रही थी और तब अचानक से एकदम ही बारिश शुरू हो जाती है। लाइव शो के अंदर टेंशन पीक पर होती है। नैना अलगार से पूछती है कि जो मरने वाला इंसान है वो कौन होगा। तब अलगार कामली बोलता है कि उसका नाम नारायण है। ये सुनते ही हरी अपने लोगों को नारायण नाम के आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। इसी बीच डीसीपी कबीर प्लान बनाता है कि पहले अलगार की डिमांड्स जो है वो समझी जाएंगी और फिर किसी तरह से बिल्डिंग के अंदर एंट्री ली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अलगार ने क्लियर वार्निंग दे रखी थी कि चाहे पुलिस आए, आर्मी आए या गवर्नमेंट आए,
1 घंटे के अंदर अंदर एक आदमी का मरना तो तय है। अलगर नैना का फोन मंगवाता है ताकि वो पुलिस से डायरेक्टली बात कर पाए। कबीर का कॉल आता है, वो अलगार से उसकी डिमांड्स पूछता है, लेकिन अलगार बिना कुछ कहे ही कॉल कट कर देता है, मतलब उसकी कोई भी डिमांड नहीं थी। नैना अलगार से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तब अलगार उसे कुछ बुक्स के नाम पूछता है, क्रिम्सन स्काई, आई ऑफ अ हंटर, आर्यन, बिल्डिंग ऑफ हार्ट। नैना बताती है कि उसने इनमें से कोई भी बुक नहीं पढ़ी। यहीं पर नैना समझ जाती है कि अलगार एक राइटर है और ये सारी बुक्स उसी की लिखी हुई है। वो पूछती है कि क्या वो राइटर है। अलगार बोलता है कि मैं फील्ड राइटर हूँ। वो बताता है कि उसके पब्लिशर ने उसे कहा था कि उसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा कमी है। उसने अपनी बुक्स कंप्लीट करने के लिए 10 साल लगा दिए, रिसर्च किया, ट्रैवल किया, लेकिन पब्लिशर ने उसकी बुक को जज करने में सिर्फ कुछ मिनट्स लगा दिए। नैना पूछती है कि क्या तुम्हारा पब्लिशर नारायण था। अलगार मना कर देता है। वो कहता है कि नारायण से उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। फिर वो अपनी असली रीजन बताता है। उसका सपना था कि लोग उसकी बुक्स पढ़े समझे, लेकिन जब ये सब नहीं हुआ तो उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी प्लॉट लिखेगा जो लोगों कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसी प्लॉट के कैरेक्टर्स ये स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हैं। नैना भी उस कहानी का हिस्सा बन चुकी है। अलगर अनाउंस करता है कि अगले 5 दिन में हर एक दिन एक आदमी मरेगा। टोटल 5 दिन और 5 आदमियों की मौत होगी, मतलब कि 5 इंसानों की मौत होगी, और हर मरने वाले का नाम वो 1 घंटे पहले ही अनाउंस कर देगा। इसी बीच कबीर और पुलिस टीम बिल्डिंग में घुसने का प्लान बना चुकी होती है। नैना अलगार को बोलती है कि ये एक घिसा पिटा प्लॉट है, उससे बेहतर होगा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। मैक्सिमम 5 साल की सजा होगी, और वैसे भी वो टीवी पर बहुत ज्यादा फेमस तो हो ही चुका है। जेल में बैठकर वो अपनी दूसरी बुक भी लिख सकता है। लेकिन अलगार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। उससे लगता है कि उसने जो प्लॉट तय किया है उसका प्लॉट सबसे ज्यादा अलग है। तब हरी चेक करता है ऑडियंस लिस्ट। उसमें नारायण नाम का कोई भी आदमी नहीं होता, लेकिन एक शॉकिंग डिटेल सामने आती है कि अलगार का ही जो नेम होता है उसका फुल नेम ही नारायण अलगार होता है। मतलब मरने वाला पहला आदमी खुद अलगार ही है। नैना कंफर्म करती है और अलगार जो होता है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं ही नारायण हूँ। पहले मैं अलगार था, फिर तुम लोगों ने मुझे नारायण बना दिया। इसका मतलब क्लियर था, सालों की मेहनत को इग्नोर किया गया और इसी वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी। नैना पूछती है, अगर तुम खुद को मार लोगे तो बाकी जो लोग हैं उनको कौन मारेगा। अलगार सिर्फ इतना बोलता है कि सब कुछ बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट सेकंड अलगार खुद को ही शूट कर लेता है। स्टूडियो में बहुत ज्यादा कंप्लीट साइलेंस हो जाता है और सबको इतना ज्यादा शॉक लगता है कि एक इंसान ने एक लाइव टीवी पर अपनी जान दे दी। अगला दिन जो होता है वो सीनियर ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि केस क्लोज कर देना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग होती है। ये जो केस है वो एक नए डीसीपी को दिया जाता है, जिनका नाम था नंबी। हम नंबी को कोर्ट में देखते हैं, जहां वो अपनी वाइफ अनीता के साथ होता है। अनीता डिवोर्स चाहती है क्योंकि नंबी हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। कोर्ट डेट आगे बढ़ जाती है। बाहर अनीता बोलती है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये बात नंबी को अंदर तक तोड़ देती है। अब अनीता की ये बात सुनकर नंबी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अनीता से दिल से प्यार करता था और दोनों पिछले 8 साल से एक दूसरे के साथ थे। और अनीता की मुलाकात नंबी से एक क्राइम केस के दौरान हुई थी। अब नंबी केस के सिलसिले में नैना से मिलने जाता है। वो नैना से डिटेल में पूछता है कि स्टूडियो में आखिर उस दिन हुआ क्या था, और अलगार ने यानी नारायण जो था उसने यही शो क्यों चूज किया। नैना बताती है कि ऑब्वियस वजह तो हाई टीआरपी और पॉपुलैरिटी थी, लेकिन इसके अलावा एक और रीजन भी था। अलगार ने शो अपनी टाइमिंग के हिसाब से चूज किया था। स्टूडियो के अंदर एंटर करने से पहले उसने सीसीटीवी कैमरास तक हैक कर लिए थे और पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में था। इसके बाद नंबी अलगार के घर पर इन्वेस्टिगेशन करता है। वहां उसे पता चलता है कि अलगार का एक बेटा भी है जो कि 18 साल का है और उसका नाम है सुर। उसकी वाइफ का नाम था एलिस, जो क्रिश्चियन थी, लेकिन अलगार के साथ कोई नहीं रहता था, वो बिल्कुल अकेला रहता था। सुर के बारे में ये भी पता चलता है कि वो काफी अग्रेसिव नेचर का लड़का है और किसी से भी उसकी नहीं बनती। यहाँ से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि अलगार के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसके मोटिव का कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा था। इसी बीच नंबी को कुछ जली हुई चीजें मिलती हैं जो अलगार ने खुद जलाई थी। इनमें से उसे एक नोटबुक भी मिलती है। नंबी के हिसाब से अलगार ने ये सब सिर्फ अटेंशन के लिए नहीं किया था, क्योंकि जो गन उसने यूज करी थी उसे अरेंज करना बिल्कुल इजी नहीं था। नंबी उस आदमी तक भी पहुंच जाता है जिसके जरिए अलगार ने गन स्टूडियो में रखवाई थी। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी निकल कर आती है कि स्टूडियो सीन के दौरान
दो आदमी आपस में बात कर रहे थे कि अलगार ने उनसे कुछ मेडिसिन ली थी। स्टूडियो के अंदर फोन अलाउड नहीं थे, इसलिए अलगार ने गन के बॉक्स के अंदर रखवाई। उसने एक एम्प्लॉइज को 200 रुपये दिए और कहा कि बॉक्स में फोन है, क्योंकि वो कैलाश का फैन है और शो के अंदर रिकॉर्डिंग करना चाहता है। एम्प्लॉय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पैसे के लिए बॉक्स को अंदर रख दिया। इसी बीच सब लोग एक बात भूल जाते हैं कि आज सेकंड डे है और अलगार का दूसरा विक्टिम मरने वाला है, लेकिन किसी को भी ये क्लू नहीं मिलता कि विक्टिम कौन होने वाला है। शाम होते ही स्ट्रीट एलईडी स्क्रीन्स के ऊपर अलगार का और एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो चलने लगता है। वो कहता है कि सब मुझे भूल तो नहीं गए ना, आज मेरा दूसरा विक्टिम मरेगा और उसका नाम है अशोक। ये सुनते ही शहर में पैनिक फैल जाता है। जितने भी अशोक नाम के लोग होते हैं सब डर जाते हैं। इवन पॉलिटिशियन अशोक भी घबरा गया था। नंदी भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये अशोक है कौन हो सकता है। ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड होती है और नंबी को यकीन हो जाता है कि अलगार को बाहर से कोई हेल्प मिल रही है, क्योंकि स्ट्रीट एलईडी स्क्रीन के ऊपर कोई कैसे हैक कर सकता है जबकि वो इंसान मर चुका है। रात में हम अशोक नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो टेलीफोन बूथ पर अपने बेटे को कॉल करने जाता है। उसकी पोती फोन उठाती है और वो उनसे थोड़ी बहुत बात करता है और तभी फोन जो बूथ होता है उसके अंदर एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अशोक की वहां पर मौत हो जाती है। नंबी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ स्पॉट पर पहुंचता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्लास्ट आरडीएक्स एक्सप्लोजन से किया गया है। एक्सप्लोजन इस तरह से किया गया था कि सिर्फ टारगेट मरे, ना किसी और को नुकसान ना हो। अब जो है वो तीसरा दिन शुरू होता है। नंबी अशोक के घर जाता है जहां उसे एक पेटी मिलती है जिसमें अशोक की पुरानी फोटोज होती है और उसकी पोती की तस्वीर भी होती है। यहीं से पता चलता है कि अशोक पहले आर्मी में था। नंबी को यह भी पता चलता है कि अलगार ने गन ब्लैक मार्केट से खरीदी थी। हैकिंग के मामले में अलगार जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग करी थी। सारी वीडियोस पहले से ही प्लान थी। क्रॉन्स जॉब्स और स्क्रिप्टिंग के जरिए कोई कोडिंग होगी जिसकी मदद से नंबी ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। नंबी नैना को कॉल करता है और पूछता है कि अलगार ने मरने से पहले कौन कौन सी बुक्स का जिक्र किया था। नैना सब नाम बताती है इंक्लूडिंग आर्यन, लेकिन आर्यन नाम की बुक कहीं पर भी नहीं मिलती होती। इसका मतलब क्लियर था कि आर्यन ही केस सॉल्व करने का की है। अब नंबी जो होता है वो सबसे पहले अशोक के बेटे से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उसे अलगार के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद नंबी अलगार के बेटे सूर से पूछताछ करता है। हाँ, वही सूर जो पुलिस से भाग रहा होता है, जिसको फाइनली पकड़ लिया गया था। सूर बताता है कि वो अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करता था और जब भी बात होती थी अलगार बस एक ही बात कहता था कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ। सूर ये भी बताता है कि उसके पिता ने उसे एक किताब दी थी, लेकिन सुर ने वो किताब कभी पढ़ी नहीं। जब नंबी उसे पूछता है कि क्या उस किताब का नाम आर्यन था, तो सुर नाम मना कर देता है क्योंकि वो बात 2 साल पुरानी थी और उसे याद नहीं था। फिर सुर एक अजीब सी बात बताता है कि जब भी वो अपने पिता को देखता था रात को, तो वो कहीं पर उनके कपड़े जो है वो मिट्टी से सने हुए होते हैं, जैसे कहीं जमीन के नीचे से वो ऊपर आए हों। इसके बाद नंबी एक बुक पब्लिशर से मिलता है और पूछता है कि अलगार की किताबों की रॉयल्टी आखिर जाती कहाँ है। पब्लिशर बताता है कि सारे पैसे एक एडवोकेट के पास जाते हैं, लेकिन उस एडवोकेट की आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं है। अलगार हमेशा कहता था कि वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा। यहीं पर नंबी एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकालता है। वो रियलाइज करता है कि फर्स्ट डे का फर्स्ट किल अलगार खुद था। उसने अपनी ही मौत को अपनी लिस्ट में ऐड किया था। अलगार एक लोनली आदमी था जो बिल्कुल अकेला रहता था और अशोक भी अकेला था, जैसे उसे बेटे ने घर से निकाल दिया था। नंबी के हिसाब से अलगार का पैटर्न लोनली लोगों का था, खास करके लोनली ओल्ड मैन का। नंबी ये स्टोरी जो है, अपनी जो थियोरी है, वो अपने सीनियर को सुनाता है, लेकिन ये जो थियोरी उसकी थी वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि रात को एक टीवी चैनल हैक हो जाता है और अलगार का वीडियो चलने लगता है। वीडियो में अलगार कहता है कि वो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता है, इसीलिए उसकी नेक्स्ट विक्टिम होगी रजिया। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। सीनियर ऑफिसर नंबी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसका पैटर्न जो है, जो पैटर्न उसने गेस किया था वो फेल हो चुका था। पुलिस तुरंत ही रजिया को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। रजिया एक ट्रेडिशनल डांसर होती है और स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो वहीं पर गिरकर मर जाती है।
अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि रजिया की मौत साइनाइड पॉइजन से हुई थी, जो उसके मेकअप में मिलाया गया था। ये मर्डर बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ किया गया था। अब डॉक्यूमेंट्री के थ्रू अशोक और रजिया दोनों का पास्ट दिखाया जाता है। अशोक आर्मी में था और उसने अपने 6 साथियों की जान बचाई थी। रजिया अपने एरिया के गरीब बच्चों को डांस सिखाया करती थी, लेकिन सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया रिलीजियन के नाम पर। उसकी डांस क्लास भी बंद करवा दी गई और उसे पुलिस में भी कंप्लेन करी गई और उसके पब्लिक में भी उसको बहुत जलील किया गया। दोनों ही अपने काम में बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट थे, लेकिन किसी ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। इसी बीच नंबी उस आदमी तक भी पहुंच जाता है जिसने अलगार को आरडीएक्स और साइनाइड सप्लाई किया था। उस आदमी का बड़ा भाई जो है बलराम इलीगल कामों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। उसको बहुत ज्यादा चेज करने के बाद नंबी को उस आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी कन्फेस करता है कि अलगार ने उसे बहुत ज्यादा पैसे दिए थे, इसीलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछा। अलगार ने उसे फ्यूचर किलिंग्स के लिए भी दूसरे सारे केमिकल्स भी उससे मांगे थे। फिर टेलीग्राम पर अलगार का और एक वीडियो आता है। वो अपने नेक्स्ट विक्टिम अनाउंस करता है जिसका नाम था युवराज, और आज चौथा दिन था। युवराज एक डीप सी डाइवर होता है जो सी पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करता था। डाइव के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसके जो ऑक्सीजन टैंक था उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन भर दिया गया था। दोस्तों, जब भी ऑक्सीजन टैंक इंसान जब यूज करते हैं तब उसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों मिक्स कर भरे जाते हैं, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन जो होता है वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब नंबी को पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि ये सारे मर्डर्स अलगार की बुक जो आर्यन जो है उसके प्लॉट पर हो रहे हैं, क्योंकि ए फॉर अलगार, ए फॉर अशोक, आर फॉर रजिया एंड वाई फॉर युवराज। अब सिर्फ 2 लेटर्स बचे थे, ए और एन, यानी कि 2 और लोगों की मौत होने वाली थी। इसी बीच अलगार का एक और प्री रिकॉर्डेड वीडियो सामने आता है। इस बार वो अनाउंस करता है कि उसका अगला विक्टिम जो है उसका नाम होगा आशा। नंबी और उसकी टीम तुरंत ही आशा के बारे में डिटेल्स निकालने लगती है। नंबी को पता चलता है कि आशा और उसके पति जो है वो एक नर्स हुआ करते थे और एक हॉस्पिटल में काम करते थे। उन्होंने कोविड-19 के दौरान काफ़ी सारे पेशेंट्स की जान बचाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आशा के पति की मौत हो जाती है कोविड की वजह से। उस वक्त का माहौल हम सब जानते हैं कि इतना खराब होता है कि आशा बीमार नहीं थी, फिर भी उसको क्वारंटीन में डाल दिया जाता है। उसकी जॉब तक छीन ली जाती है और उसको कंपेंसेशन भी नहीं मिलता और उसे सोसाइटी से एकदम अलग कर दिया जाता है। नंबी समझ जाता है कि अलगार ने आशा को भी उसके पास्ट और रूटीन के बेस पर चूज किया है, इसीलिए नंबी सीधा आशा के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसको पता चलता है कि आशा अपने पति की डेथ एनिवर्सरी पर उसकी ग्रेव पर गई हुई है। नंबी बिना वक्त गवाए ही ग्रेवयार्ड पहुंचता है। वहां वो आशा को देखता है जो उसकी पति की कब्र के पास कैंडल जला रही होती है। नंबी थोड़ी चैन की सांस लेता है क्योंकि आशा अभी तक जिंदा थी। वो आशा को बताता है कि उसकी जान खतरे में है और तुरंत पुलिस के साथ उसको चलना होगा। आशा भी मान जाती है क्योंकि उसको नंबी की बात समझ आ गई थी कि सच में कुछ गड़बड़ है, तभी ये लोग मुझे ले जाने के लिए बोल रहे हैं, और वो गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन रास्ते में नंबी नोटिस करता है कि आशा की उंगलियों पर खून लगा हुआ है। वो तुरंत ही गाड़ी रुकवाता है और आशा को चेक करता है। आशा की तो गाड़ी में ही मौत हो चुकी थी और बाद में पता चलता है कि जो वहां पर जो कैंडल वो जला रही थी उसके ऊपर किसी ने साइनाइड लगा दिया था। आशा ने अननोइंगली जो है वो पॉइजन टच कर लिया था और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये देखकर जो है वो नंबी बहुत टूट जाता है। मीडिया नंबी पर सवाल उठाने लगती है, लोग उसकी कैपेबिलिटी पर भी डाउट करने लगते हैं। ये केस नंबी को अंदर तक बहुत ज्यादा हिला देता है। इसी बीच अनीता नंबी को कॉल करती है और उसे इमोशनली संभालती है, लेकिन नंबी तक तो है जो वो पूरी तरह से टूट चुका था। अगला दिन आता है। एक सफाई करने वाली लेडी को एक फोन मिलता है जिसमें अलगार का लास्ट प्री रिकॉर्डेड वीडियो होता है। पुलिस उस वीडियो को डिपार्टमेंट में प्ले करती है। वीडियो के अंदर अलगार कहता है कि उसका लास्ट विक्टिम एन से होगा और फिर वो क्लियरली बोलता है कि नंबी। सबको शॉक लग जाता है, लेकिन नंबी ये मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से वो कोई पब्लिक एक्टिविस्ट नहीं है। हाँ, कॉलेज के दौरान वो एक्टिविस्ट हुआ करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही फाइनल विक्टिम होगा। सीनियर ऑफिसर नंबी को वार्न करता है कि उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। अगर नंबी को कुछ हो गया तो पुलिस डिपार्टमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसी बीच नंबी का टेक्नीशियन एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करता है कि लास्ट वीडियो का जो फ्रेम है वो पहले से ज्यादा वाइड होता है, यानी कि वीडियो को किसी जगह का हिंट दे रहा था। नंबी को याद आता है कि वो जली हुई खाली नोटबुक थी जो अलगार के घर से मिली थी। नोटबुक के पेजेस पर केमिकल्स लगाया हुआ था। जब उन्हें हीट दिलाई जाती है तो अलगार के घर का नक्शा सामने आ जाता है।
एक वहाँ पर एक रूम, और नंबी को ध्यान जाता है कि वहाँ पर एक रूम ऐसा था जिसको प्रॉपरली चेक नहीं किया गया था। नंबी तुरंत ही उस रूम को चेक करने जाता है। रास्ते में एक दरगाह के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उस भीड़ में बलराम के गुंडे भी होते हैं जो नंबी को मारना चाहते थे। तभी सबके फोन्स पर अलगार का कोडेड मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगली बारी तुम्हारी है। ये सब पढ़ते ही भीड़ के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है और गुंडे नंबी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन नंबी उन सबसे लड़कर आगे बढ़ता है। इसी वक्त नंबी का जो कलीग है उसको पता चलता है कि नलिनी नाम की एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट पिछले कुछ हफ्ते से मिसिंग है। सबको लगता है कि वही रियल लास्ट विक्टिम हो सकती है। नंबी अलगार के घर पहुंचता है और हाईलाइटेड रूम में जाता है। बेड को हटाते ही उसे वहां पर एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। बेसमेंट के अंदर जाते ही नंबी एक ग्लास के केज में ट्रैप हो जाता है। अब शुरू होती है अलगार की लास्ट रिकॉर्डिंग। वीडियो में अलगार नंबी का वेलकम करता है और कहता है कि कहानी का हीरो वही है, यानी जिस हीरो का जिक्र अलगार ने पहले दिन किया था वो कोई और नहीं, खुद नंबी था। ग्लास केज में धीरे धीरे पानी भरने लगता है, लेकिन नंबी किसी तरह से ग्लास तोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी उसकी टीम भी वहां पहुंच जाती है उसको बचाने के लिए। नंबी कहता है कि अगर अलगार चाहता तो वो उसको पहले ही मार चुका होता है। ये तो सिर्फ एक ट्रैप का टेस्ट था। वो जो है वो गुस्से में अपना पैर जमीन पर पछाड़ता है तो उसको एक हॉलो साउंड आती है। तो वो फ्लोर तोड़कर नीचे देखता है तो वहां उसको नलिनी मिलती है जिसको ऑक्सीजन पर जिंदा रखा गया था। नलिनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, यानी रियल विक्टिम जो है वो नलिनी ही थी और वो बच चुकी है। कॉन्फ्रेंस में नंबी बताता है कि अलगार ने ये सब अटेंशन के लिए किया था, खुद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो सोसाइटी के रियल हीरोज थे, लेकिन कभी उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया। अशोक, रजिया, युवराज, आशा सबने अपने अपने फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम किया था और सब अपनी फील्ड के हीरोज थे और नलिनी इस कहानी की रियल सर्वाइवर बन जाती है। लास्ट सीन में तब नंबी को अलगार की एक नोटबुक मिलती है जो उसके कलीग को उसके घर से मिली थी, जिसमें लिखा होता है कि अलगार जो है वो सालों से ही नंबी पर नजर रखे हुए था। उसकी कहानी का लास्ट विक्टिम जो है वो अभी भी अनक्लियर होता है। नंबी का चेहरा देखकर ये समझ जरूर आ जाता है कि ये कहानी भी अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। और इसी के साथ दोस्तों आर्यन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और मुझे ऐसा फील होता है कि हो सकता है इसकी ओपन एंडिंग छोड़ दी है या फिर इस मूवी का सेकंड पार्ट आने वाला है। तो दोस्तों ये थी आर्यन मूवी की पूरी कहानी। एक ऐसी स्टोरी जो सिर्फ मर्डर्स के बारे में नहीं थी बल्कि उन लोगों के बारे में थी जो सोसाइटी के लिए लड़ते रहे लेकिन जिंदा होते हुए कभी अप्रिशिएट नहीं किए गए। अशोक हो, रजिया हो, युवराज हो, आशा हो या फिर नलिनी, ये सब अपने अपने तरीके से इस सोसाइटी के रियल हीरोज थे और अलगार चाहता था कि दुनिया उन्हें तब नोटिस करे जब उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाए। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई है या फिर नंबी अब भी अलगार की लिस्ट का एक हिस्सा है? और दोस्तों अगर आपको ऐसी माइंड बेंडिंग, डार्क और थॉट प्रोवोकिंग मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से फाइनल विक्टिम कौन था, नलिनी या फिर नंबी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय गाइज।